अस्सलाम वालेकुम जी। बड़ी कोशिश की, हम काफ़ी अरसे से लगे हुए थे। आज मशकूर हूँ क्रिकेट का फ़ैन भाई, आज उन्होंने हमें टाइम दिया, मतीज़ सलीम ने। तो अ, बात तो प्लेटिनियम कैटेगरी की करनी है। पहली बात तो ये कि यार थैंक यू मती भाई, आपने इतना टाइम निकाला। बड़ी मुश्किल जो हमने ख्वारी काटी है ये हम दोनों को ही पता है। और दूसरा ये है कि ये तो अलग है, असल में आपकी मेहनत है। जिस तरह आपने जो ये जो बड़ा मुश्किल सेटअप है, इतना आसान नहीं है, लेकिन फाइनली जो है वो ये अच्छी बात है कि हो गया है। ये सबसे अच्छी बात। हाँ, ये बिल्कुल सबसे अच्छी बात है। बाकी ये है कि आज डिस्कस करना है हमने प्लेटिनियम कैटेगरी जो है फॉरेन प्लेयर्स को। तो पहले तो मुझे आप सरसरी से ये बताओ ना कि आपको कैसा लग रहा है कॉम्बिनेशन। जितने भी फॉरेन प्लेयर्स हैं आप सेटिस्फाई हो कि यार जैसे नाम थे वैसे आए हैं, सही हैं, ठीक हैं सारे? हाँ, जितने भी हैं उन सारों से सेटिस्फाई हूँ। एक नाम था जो एरन फिंच था, वो मुझे लगता है जो है उसको कोई ना कोई टीम उठा सकती थी। तो एरन फिंच क्या है, बाकी तो काफी हद तक जो सारे नाम थे उससे सेटिस्फाई होंगे। जो नाम थे ड्राफ्ट में वो सारे उठा लिए। सही है, सही है। अच्छा, मैंने वो कल भी वैसे तो ये बात शेयर की थी, आज भी कर देता हूँ। हुआ ये कि आपको सैलरी पता लगी है कितनी है इनकी, या नहीं पता लगी? जी। नहीं। असल में एक यूट्यूब चैनल था, उसके ऊपर ना हैदर अजहर आए थे जो सीईओ थे ना उसके, मुल्तान सुल्तान ने, उन्होंने ये बात की उससे ना। जो होस्ट थे उनका नाम है साकिब शाह। साकिब शाह ने उससे पूछा है कि यार सैलरी का थोड़ा सा आइडिया दे दें, एग्जैक्ट ना बताएं। तो उसने बताया कि मुल्तान सुल्तान के दो प्लेयर नाम नहीं लिए, $250,000। यानी कि आईपीएल के साथ करोड़ों की यार कंपैरिजन होता है, तो $250,000 मुल्तान के ऐसे दो प्लेयर नाम नहीं लिए। तो वो मोस्ट प्रोबेबली फॉरेन ही होंगे, क्योंकि जो बेसिक सैलरी है ना पीसीबी की तरफ से एलोकेट हुई हुई, वो $170,000 है। ये बनते हैं कोई 4 करोड़ रुपए बेसिक। लेकिन फॉरेन को उन्होंने दो प्लेयर्स को मुल्तान ने दिए हैं $250,000। और एक और चीज़ जो उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग मती बात की कि कहता है कि पीएसएल के अंदर एक बंदे को बता देता हूँ कि जो हाईएस्ट सैलरी इस बार गई है ना वो $450,000 की गई है। और वो भी प्लेयर का नाम नहीं लिया, लेकिन ये पाकिस्तानी को 11 करोड़ रुपए बनते हैं। तो इस पे क्या कहोगे? सैलरी के आईपीएल के साथ कंपैरिजन होता है ना कि जी हम तो 2 करोड़ दे रहे हैं, 3 करोड़ दे रहे हैं, यार 4 4 करोड़ रुपया, 5 5 6 6 करोड़, 11 11 करोड़ रुपया मिल रहा है पीएसएल के थ्रू। तो क्या कहते हो कि यार आईपीएल के साथ बड़ा कंपैरिजन होता है ना कि हम सैलरी नहीं देते, सैलरी का ये है इशू, ये वो, तो आपको क्या लगता है? नहीं यार, अगर सैलरी की बात की जाए तो ऐसा मसला नहीं है, सैलरी जरूर देते हैं। लेकिन आईपीएल का जो मसला है वो ये है कि आईपीएल की जो ऑक्शन सिस्टम और उनका पैकेज बहुत हाई है। यानी कि उनके साथ इस लिहाज से तो कंपैरिजन नहीं हो सकता। प्राइस मनी के लिहाज से, यानी कि अगर बात की जाए एक को मिल रहा है अगर 4.5 लाख 5 लाख, और उस तरफ जो 4.5 करोड़ भी अगर बात करूं, तो दूसरी तरफ जो मिल रहा है वो करोड़ों में। यानी कि उनका मिनिमम जो कैटेगरी है जो खिलाड़ी की, वो 6 करोड़ 5 करोड़ से शुरू होती है। तो उस लिहाज से तो आईपीएल के साथ कंपैरिजन इस लीग का अभी इस टाइम प्राइस मनी के लिहाज से तो बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता मेरे हिसाब से। नहीं, हमें ये कहते थे ना कि ये तो भाई 2 करोड़ देते हैं। अब जैसे टॉम कुरन था, उसका जो भाई है, ये जो कुरन फैमिली जो एक 50 करोड़ में बिका है। सैम तो का यार सैम का नहीं, उसका भाई तो टॉम इधर आ गया ना, टॉम कुरन तो इधर आ गया। मैं ये बात कर रहा हूँ कि सैम के ऊपर बात करते हैं कि वो 50 करोड़ ले रहा है, तो 11 करोड़ तो यार हम भी दे रहे हैं। 1/5वां हिस्सा तो हम दे रहे हैं ना किसी ना किसी प्लेयर को, ये कह रहा हूँ। हाँ, उस लिहाज से तो ठीक है कि एक आधा प्लेयर को, लेकिन अनस उनका तो हर प्लेयर इतना। आप हैरी ब्रूक की मिसाल ले लो कि हैरी ब्रूक जो पाकिस्तान में जो है वो सिल्वर कैटेगरी पे बिका, और तकरीबन जो है उसको मिल रहे हैं तकरीबन 13 लाख या पता नहीं इतने मिल रहे हैं हैरी ब्रूक को, या 25 लाख। और आईपीएल में वही जो है उसी खिलाड़ी को मिल रहे हैं तकरीबन 35 से 36 करोड़। तो हम्म। कंपैरिजन ही उस लिहाज से तो कोई, यानी कि उस लिहाज से तो कंपैरिजन नहीं बनता ना, हाँ, अगर हम हकीकत पर बात करें। हाँ, मैं समझ गया। तो चलो यार हम प्लेटिनियम कैटेगरी की जो है बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है ना हम रजा पक्सा ये पेशावर ज़ल्मी से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बाबर आजम इधर आए हैं। तो हम प्लेटिनियम कैटेगरी के फॉरेन प्लेयर्स में जो सबसे पहला नाम पेशावर ज़ल्मी में आता है वो आता है रजा पक्सा का। मैं ये ऑडियंस के साथ स्क्रीन शेयर करके ना स्टैट्स भी साथ शेयर करता हूँ, एक मिनट। हाँ, ये मैंने स्क्रीन शेयर कर दी है। तो मैं आपको रजा पक्सा के जो हैं स्टैट्स, मतलब आपको भी बताता हूँ, ऑडियंस को भी बताते हैं। रिसेंटली जो है अभी ओवरऑल अगर स्टैट्स की बात की जाए तो इसकी T20 में 5 मैचों में 89 रन्स हैं। और T20 के अंदर, ओ सॉरी, ओडीआई में 5
मैचेस में 89 रन हैं और T20 में 37 मैचेस में 678 रन हैं और 24 की एवरेज है, लेकिन स्ट्राइक रेट 133 का है। ठीक है। और बाकी 350 हैं T20 में। ये ओवरऑल बात की। अब लास्ट मैचेस की इसकी फॉर्म की बात करें तो इसने आखिरी मैच जो खेला है वो 26 जनवरी को खेला है, जिसमें बैटिंग में ज़ीरो पे आउट हुआ है। उससे पहले 16 जनवरी को तीन, उससे पहले 13 जनवरी को नौ, 5 जनवरी को। तो मतलब इतनी रीसेंट को इतनी अच्छी इसकी फॉर्म नहीं लगी हुई। तो इसको पेशावर जल्मी में बाबर आजम तो है, उसके साथ ज़रा क्या कहते हो रजा पक्षी के बारे में? यार अनस, मेरे हिसाब से ना रजपक्सा जो है ना, ये इस टाइम श्रीलंका का जो मिडिल ऑर्डर में अगर हम देखते हैं तो श्रीलंका के मिडिल ऑर्डर का मेन प्लेयर रजपक्सा ही है। रजपक्सा और दूसरा उनका शनाका। तो रजपक्सा जो जल्मी ने पिक किया ना, ये मुझे लगता है ये जल्मी अगर जीतेगी तो ये इसमें जो मेन किरदार होगा वो रजपक्सा का होगा। और अगर रजपक्सा की किसी फॉर्म नहीं लगी, और अगर कहीं रजपक्सा की फॉर्म नहीं लगी, तो जल्मी को बहुत बड़ा सेटबैक भी हो सकता है ये वाला। लेकिन रजपक्सा की एक बात है कि ये अटैकिंग प्लेयर, और श्रीलंका ने जो एशिया कप भी जीता था उसमें रजपक्सा का बहुत कलीदी किरदार था, जिसमें रजपक्सा ने हर मैच में जो है वो रन किए थे। खुसूसी तौर पर जो इंडिया वाला मैच था उसमें भी रजपक्सा आया था और एंड में हिटिंग की थी, फिर पाकिस्तान वाले मैच में भी। तो मुझे ये लगता है कि रजपक्सा की अभी फॉर्म जरूर है नहीं, लेकिन पीएसएल में अगर उसकी फॉर्म लग गई तो वो जो है वो इस दफा पेशावर जलमी के लिए एक बहुत जबरदस्त पिक के लिहाज से बात करूं, फॉरेन पिक के लिहाज से, तो रजपक्सा बहुत जबरदस्त पिक है। यानी कि पैसे वसूल पिक है उसकी। पैसे वसूल पिक है। रजपक्सा को लोग इतना जानते नहीं है, लेकिन ये जिस टाइम खेलेगा, जैसे टिम डेविड को लोग नहीं जानते थे आप जान गए, इसी तरह मुझे लगता है रजपक्सा भी ऐसे ही होगा। अच्छा, दूसरा बात करते हैं मुल्तान सुल्तान की। अभी पहले वो प्लेयर्स बात करते हैं जो जिनकी रिप्लेसमेंट इस तरह एज सच अनाउंस नहीं हुई, फिर हम रिप्लेसमेंट और की बात करेंगे, फिर सप्लीमेंट्री में आएंगे। तो जो जॉश लिटल है ना, उसकी रिप्लेसमेंट नहीं अनाउंस हुई। उसमें पेशावर जल्मी में तो रजब पक्सा ही था जिसकी एज सच रिप्लेसमेंट अनाउंस नहीं हुई। तो जो खैर जॉश लिटल जो है ये एक सरप्राइज पिक नहीं है मेरे लिहाज से, क्योंकि जो मुझे भी आइडिया इस तरह नहीं था। मतलब ड्राफ्ट में जब पिक किया ओवरऑल सब यानी कि हैरान हो गए, लेकिन हमें हैरान होना नहीं चाहिए था। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग सारे होमवर्क करते ना तो इस बंदे का बड़ा अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड था इन वर्ल्ड कप। और ये आए और एक किस्म का इन्होंने एक इतना ज़बरदस्त किस्म का इम्पैक्ट क्रिएट किया, हैट्रिक भी की वर्ल्ड कप की। और वो मतलब एक छुपे रुस्तम की तरह एक इनकी प्रोफाइल थी। लेकिन मुल्तान सुल्तान जिस तरह एक वो होता है ना कि हर किसी का एक ट्रेडमार्क मशहूर है, तो इनका वाइल्ड कार्ड एक किस्म का मशहूर हो गया है कि जनाब साहब ये कोई छुपी छुपी रुस्तम वाली ये ट्रेड करते हैं। तो मैं पहले इसके स्टार्ट शेयर कर देता हूँ ऑडियंस के साथ। ये जॉश लिटल की प्रोफाइल मैंने खोली हुई है। 1 नवंबर 1999 को ये पैदा हुए, 23 साल इनकी एज है। T20 53 T20 मैचेस में 62 विकेट्स ली हैं और बेस्ट इनका 4 for 23 है। और ये इनका T20 है और इनका एक रिकॉर्ड भी आ रहा है मोस्ट विकेट्स इन अ कैलेंडर ईयर 39, सेकंड पे है। यानी कि T20 इंटरनेशनल्स के अंदर जो मोस्ट विकेट्स इन अ कैलेंडर ईयर 39 विकेट्स इन्होंने लिए हैं, उसकी लिस्ट पे ये सेकंड पे हैं। और मोस्ट विकेट्स टेकन कॉट बाय अ विकेट कीपर। अच्छा, विकेट कीपर यानी कि एज पे इनकी सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में T20 इंटरनेशनल में विकेट्स हैं जो एज पे हुई हैं वो 18 है। और रीसेंट फॉर्म इसकी जो बात की जाए तो आयरलैंड का मैच हुआ जिम्बाब्वे के साथ, उनमें विकेट नहीं ली 23 जनवरी को। 21 जनवरी को इन्होंने 4 विकेटें ली, 4 for 38। और फिर जिम्बाब्वे के साथ 1 for 39। और फिर पुराने मैचेस हैं रिसेंटली, मतलब एक मैच में जिम्बाब्वे के खिलाफ बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो ओवर टू यू मतीब, क्या कहोगे? यार जोश लिटल के बारे में अनस मैं ये कहूंगा कि जरूर मुल्तान सुल्तान ने वाइल्ड कार्ड से पिक किया है जोश लिटल को, लेकिन ये इतनी कोई मैं दानिशमंदाना मेरे ख्याल में इनकी सोच नहीं है, क्योंकि जोश लिटल अगर आपको डायमंड में भी मिल सकता था, इतना मसला नहीं था कि जोश लिटल को किसी और टीम ने ले लेना था। और कोई ये इतनी बड़ी पिक नहीं है कि उसको प्लेटिनियम में पिक कर लिया जाए। जरूर परफॉर्मेंसेज हैं, जैसे आपने स्टैट्स पे दिखाया, स्टैट्स के लिहाज से तो उसकी परफॉर्मेंसेज हैं। वो T20 में अगर जो है वो स्टंप यानी कि T20 पे अगर कॉर्ड बाइंड हो रहा है तो एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन उस लिहाज से भी मैं बात करूं तो ये प्लेटिनियम में पिक कर लेना जोश लिटल का, ये थोड़ी मेरे ख्याल में पीएसएल के स्टैंडर्ड्स के लिहाज से भी ज्यादती है। कि पीएसएल में आपको पता है कि पाकिस्तान की बॉलिंग का एक स्टैंडर्ड्स बहुत हाई है, तो उस लिहाज से जोश लिटल को प्लेटिनियम में नहीं कम से कम होना चाहिए था। तो बाकी पीएसएल में देखेंगे, अगर पीएसएल में परफॉर्मेंस दे दी तो मैं भी गलत साबित हो जाऊंगा। लेकिन मुझे ये लगता है कि जोश लिटल डायमंड की हद तक फिर भी ठीक था, लेकिन प्लेटिनियम का ये प्लेयर नहीं था जोश लिटल।
ये असल मुल्तान सुल्तान ने कुछ ज्यादा ही पैसे दे दिए। असल में सीन ये हुआ है ना मती, कि इनके पास ये फंस गए इमरान ताहिर से, कि इमरान ताहिर को इन्होंने छोड़ दिया, और पहली पिक जो इन्होंने की ना नसीम शाह की, नसीम शाह इनके हत्थे नहीं आया। वो फिर ये डेविड मिलर पे गए, डेविड मिलर तो इन्होंने ले लिया, लेकिन अब इन्हें ये हो गया कि यार हमें बॉलर चाहिए। तो वो आपकी बात सही है कि जॉर्ज लिटल को पिक किसी ने नहीं करना था, लेकिन इन्होंने अपने हैंड से ये रखा ना यार कि हमें एक नया सिर्फ अटैकिंग बॉलर चाहिए जो न्यू बॉल के साथ विकेटें लेके दे। तो वो तो वैसे भी अब इनके पास जॉर्ज लिटल के अलावा कोई एज सच मुझे तो नहीं फील हो रहा कि मतलब जिस पे आप कोई कहो कि हाँ यार कोई आके कुछ करेगा, तो वो यही है। तो खैर अगले पे हम मूव करते हैं। अगला है, क्योंकि लाहौर की जो एक ही पिक थी प्लेटिनियम की, वो है राशिद खान, तो उसका रिप्लेसमेंट हुआ है, तो उस पर अभी बात नहीं करेंगे, उस पर बाद पे करेंगे। कराची पे चलते हैं, मैथ्यू वेड। तो सारी कौम जो है शाहीन वर्सेस मैथ्यू वेड क्या वो देखने का तरस रही है। तो उस पे क्या कहेंगे, या मैं पहले स्टार्ट शेयर करूं वेड के थोड़े से? कर लें, स्टार्ट शेयर कर लें हाँ पहले, स्टैट्स मैं आपको रीसेंट ताकि फॉर्म नाज़रीन बता को देता पता हूँ। चल जाए। रीसेंट फॉर्म जो है मैं ऑडियंस के साथ भी शेयर कर देता हूँ। रिसेंटली इन्होंने 28 जनवरी को मैच खेला है, तो 9 स्कोर बनाए हैं। उसके अलावा वाइपर्स से मैच था, उसमें नहीं खेले या बारी नहीं आई, तो ये डॉट डॉट लिखा हुआ है। 24 जनवरी को भी नहीं आई, 22 को भी नहीं आई, 20 को भी नहीं आई, 18 जनवरी को भी नहीं आई। तो वाइपर्स की टीम में वाइपर्स वाले ने खिला ही नहीं रहे यहाँ पे, यहाँ प्लेटिनियम में कराची ने ले लिया मती। यार अगर अनस, अगर वेट की मैं बात करूं ना, तो वेट कराची की पिक इस लिहाज से बात करें कि उनके पास से बाबर आजम चला गया था, और फिर उन्होंने जो दो पिक की थी वो मलिक किया था और हैदर अली पिक कर लिया। हैदर अली को प्लेटिनियम में कराची ने जो ले लिया, वो मेरे हिसाब से कराची ने बहुत यानी कि दानिशमंदाना फैसला नहीं था। उस लिहाज से फिर उन्होंने कहा कि हमें एक अटैकिंग प्लेयर चाहिए और प्लेटिनियम में चाहिए, तो वेट ले लिया। और वेट की एक बात है कि दुबई की कंडीशंस में, पाकिस्तानी कंडीशंस में वेट अच्छा खेलता है। और सबसे बड़ी बात वेट की ये है कि जिस टाइम इन्होंने वर्ल्ड कप में भी जब परफॉर्मेंसेस दी थी, तो वो दुबई की कंडीशंस में दी थी, और फिर इंडिया कंडीशंस में भी जब वेट आया था तो उधर भी अच्छा खेला था। तो उस लिहाज से वेट जो है वो अच्छी पिक है, और सबसे बड़ी बात कराची को एक विकेट कीपर बैट्समैन मिल गया, तो इस लिहाज से मेरे हिसाब से वेट जो है वो अच्छी पिक है। और सबसे बड़ी बात, जैसे आपने शुरू में कह दिया शाहीन वर्सेस वेट, तो इसका तो हर किसी को इंतजार है। तो पीएसएल के लिहाज से वेट का आना जरा थोड़ा मजे की चीज है, जरा मजा आएगा शाहीन और वेट का मुकाबला देख के। तो ये तो हो गया मैथ्यू वेड का, ये तो सबको बेसब्री से इसका इंतज़ार है। नेक्स्ट जो है कराची की पिक है, जिसका रिप्लेसमेंट अभी तक अनाउंस नहीं हुआ, और प्लेटिनियम कैटेगरी के प्लेयर हैं, वो हैं मुल्तान सुल्तान के, फॉर्मर मुल्तान सुल्तान के इमरान ताहिर। तो इमरान ताहिर के बारे में तो मैं अगर ये बात करूं कि इफ़ यू नीड समवन के यार जो आपको विकेट भी लेके दे और आपकी इकॉनमी भी रखे, यानी कि इन टर्म्स ऑफ T20 क्रिकेट द मोस्ट अटैकिंग बॉलर यू करंटली हैव राइट नाउ इन PSL, यानी कि स्पिनर्स की टर्म में, तो वो इमरान ताहिर है मेरे लिए। अब रिसेंटली इतनी वो फ्रेंचाइज क्रिकेट नहीं खेल रहे, क्योंकि अभी नहीं बल्कि खेल रहे हैं, सॉरी। ये रिसेंटली इसका मैं ये वाम को शेयर करके दिखा देता हूँ साथ। अब ये एमिरेट्स के साथ इन्होंने खेला, 2 विकेटें ली, 18 रन दिए। ये 29 जनवरी का मैच था इनका। उससे पहले इन्होंने विकेट नहीं ली, विकेटलेस थे, 23 दिए। फिर 21 जनवरी को विकेटलेस थे, 17 जनवरी को 2 विकेट्स, और फिर 3 विकेट्स 14 जनवरी को अबू धाबी। ये सारे शारजा अबू धाबी के अंदर सारी T20 क्रिकेट हो रही है। तो इस पिक को कैसा लेते हो, इमरान ताहिर की मुल्तान सुल्तान से जो इन्होंने छीन ली है? कराची के लिहाज से तो बहुत ही जबरदस्त पिक है, क्योंकि कराची के पास जिस टाइम इमाद वसीम था, तो इमाद वसीम के बाद कराची के पास कोई ऐसा एक स्पिनर नहीं था जो उनके साथ एक विकेट टेकिंग स्पिनर हो। तो उस लिहाज से मैं इमरान ताहिर को तो हाईली रेट करूंगा कि इमरान ताहिर ने जो है, इमरान ताहिर को लेना कराची को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिल गया कि कराची के पास स्पिन अटैक अब स्ट्रांग हो गया, क्योंकि इमाद वसीम भी होंगे और इमरान ताहिर भी होंगे। और मुल्तान के लिए ये एक बहुत बड़ा लोस्ट है इमरान ताहिर की सूरत में, कि इमरान ताहिर उन्होंने खो दिया। क्योंकि मुल्तान को अगर आप देखो जिताता जो आया ना बॉलिंग के लिहाज से, तो उनका लीडिंग विकेट टेकर हमेशा इमरान ताहिर ही रहा। जरूर उनके साथ शाहिद अफरीदी भी जुड़े, इसके अलावा उस्मान कादिर भी थे, लेकिन अगर जो मेन किरदार अगर मुल्तान के लिए किसी ने किया तो वो इमरान ताहिर ने ही किया। तो मुल्तान के लिए सेटबैक है, और कराची के लिए जो है वो बहुत जबरदस्त पिक है। ये तो वन ऑफ द बेस्ट पिक है प्लेटिनियम। बिल्कुल आई टोटली एग्री। नेक्स्ट हम पिक पे बात करेंगे, वो है जी श्रीलंका के हासारंगा, और ऑलराउंडर हैं। और सबसे पहली पिक, यानी कि आप इसका इम्पैक्ट इसी बात से लगा सकते हैं कि जो सबसे पहली बारी थी वो कोयटा ग्लैडिएटर्स की थी, और उनकी जो सबसे फर्स्ट पिक थी
ड्राफ्ट के अंदर वो हसरंगा की थी। तो ये यही बात कितनी रिफ्लेक्ट करती है कि कितने इम्पैक्टफुल प्लेयर हैं हसरंगा। तो रिसेंटली अगर इनकी बात की जाए करंट फॉर्म की, तो अभी ये शारजा के अंदर ये जो इमरान ताहिर लीग खेल रहे थे, आई डोंट नो उसका नाम क्या है, तो वाइपर्स की तरफ से ये खेल रहे थे। एक में 6 स्कोर किया है, एक में 9 स्कोर किया है, बाकियों में बारी नहीं मिली। लेकिन जो विकेट्स, जो बॉलिंग ऑलराउंडर जिस तरह से वो कहलाते हैं, तो उन्होंने हर मैच में ऑलमोस्ट विकेट निकाली है। लास्ट मैच जो खेला उसको 3 for 13, फिर उससे 1 for 28, और फिर एक विकेटलेस मैच था उससे पहले 1 for 47। इस पर थोड़ी सी उन्हें मार पड़ गई है। उसके अलावा 2 for 21, 3 for 18। मतलब आप विकेट टेकिंग ऑप्शन है, और फिर साथ साथ बैटिंग में भी एक मतलब सहारा दे सकते हैं इन केस अगर आपको रन्स चाहिए। तो उस इस पिक को कैसा लेते हो मती? हसारंगा जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर्स ने जो पिक किया है उस लिहाज से देखा जाए, जो उनकी परफॉर्मेंसेज हैं तो उस लिहाज से तो हसारंगा ठीक है, लेकिन इनका ये है कि ये रन्स खाने पे आते हैं तो बहुत रन्स देते हैं। इन्होंने जो है वो पुलाड़ के खिलाफ भी, जो है पुलाड़ ने जो 6 छक्के मारे थे वो हसारंगा को मारे थे, और पिछले दिनों जब आईपीएल में भी हसारंगा ने जो है वो बहुत रन्स खाए थे। अगर परफॉर्मेंस एक दफा इनकी फॉर्म लग जाती है तो अनस ये फिर हर मैच में जो है जबरदस्त बॉलिंग करते हैं, और अगर मार खाने पे आए तो मार भी खुली खाते हैं। तो हसरंगा इसलिए कोयटा की अगर मैं बात करूं तो सरफराज हमेशा स्पिनर्स को जो है वो बहुत बैट करते हैं। तो नवाज अब कोयटा के पास होंगे और उसके बाद फिर हसरंगा होंगे। तो पीएसएल के लिहाज से इन कंडीशंस में, पाकिस्तानी कंडीशंस में तो स्पिनर अच्छे हैं, तो उस लिहाज से हसरंगा अच्छी पिक है, इतनी बुरी पिक नहीं है, ठीक है, अच्छी पिक है। अच्छा, नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं कि अब उन प्लेयर्स की बात करते हैं जिनकी कैटेगरी की रिप्लेसमेंट्स अनाउंस की गई हैं। तो साथ साथ हम उनकी रिप्लेसमेंट पे भी बात कर लेंगे, और साथ साथ उन पे भी बात कर लेंगे क्योंकि वो फुली अवेलेबल नहीं है। तो पहले वही जिस ऑर्डर में हम रहे, पेशावर ज़ल्मी, उसमें पावल हैं, उनको ग्लीसन ने किया है रिप्लेस। तो ये कैसी है, पहले मैं साथ शेयर कर देता हूँ ऑडियंस को इनके क्या स्टैट्स हैं। एक मिनट। तो ये आप मेरी स्क्रीन देख सकते हैं। पॉवल से हम स्टार्ट करें तो T20 क्रिकेट में 55 मैच खेले हैं, 46 इनिंग्स में 8 दफ़ा नॉट आउट रहे हैं, 890 रन्स अब तक कर चुके हैं 134 के स्ट्राइक रेट के साथ। और जो इनकी मोस्ट रन्स इन एन इनिंग्स पोजीशन, ये तो खैर ऐसे ही इनका एक रिकॉर्ड है। अच्छा, जो रिसेंटली ये खेल रहे हैं उसमें 21 नॉट आउट, 34 नॉट आउट, 5 नॉट आउट, यानी कि लास्ट 3 मैचेस में बैक टू बैक ही वेंट नॉट आउट। नो वन वाज एबल टू डिसमिस हिम। उससे पहले ही स्कोर्ड 97, ओ माय गॉड, 97 इन ए T20 इनिंग्स, और उसमें भी एक विकेट ली 7 for 28, उससे पहले 44। तो ये तो भाई देख घुमा के वाली पिक है। और इनको रिप्लेस कर रहे हैं ग्लीसन। तो ग्लीसन की अगर हम बात करें, उसके भी स्टार्ट्स में साथ शेयर करता हूँ। ग्लीसन की जो है खैर पार्शली अवेलेबल है। ग्लीसन की रीसेंट फॉर्म जो है वो ज़ीरो बैटिंग में है, और विकेट्स उन्होंने लिए हैं 1 for 27, 1 for 19, फिर 2 for 14, 2 for 22। यानी कि बॉलिंग का उनका इम्पैक्टफुल है ग्लीसन इन टर्म्स ऑफ कंपैरिजन विद पावल। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि बैटिंग में इनका कोई हो सकता है, क्योंकि 3 लास्ट इनिंग्स में नॉट आउट रहना और फिर उसके साथ इतना इम्पैक्ट क्रिएट करना, एक में 97 भी मार देना। तो इन दो को कैसे कंपैरिजन को देखते हो मती? असल में पावल की जो बात करें ना, पावल तो इस टाइम पेशावर जलमी के पास सबसे अच्छी मेरे ख्याल में पिक है नंबर 6 नंबर 5 के लिहाज से, क्योंकि उनके पास रदरफोर्ड भी है। रदरफोर्ड के साथ पावल आ जाएंगे तो उनका जो है बैटिंग का मसला, जो है हार्ड हिटिंग बैटिंग का मसला खत्म हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, उनके जो कोच है वो डैरेन सेमी है, वो वेस्ट इंडीज के हैं, तो वो हमेशा इन प्लेयर्स को बैक करते हैं, पावल हो, इसके अलावा जो उनके रदरफोर्ड थे, तो इन प्लेयर्स को वो सेमी हमेशा लेकर आते हैं। तो जलमी ने इसीलिए रोबमन पावल को पिक किया। और पावल इस टाइम जो है हार्ड हिटिंग के लिहाज से, तो इस टाइम रीसेंट फॉर्म के लिहाज से मैं बात करूं तो कैरन पोलार्ड ही है, जिस तरह की वो परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं हर जगह। तो पावल तो बेस्ट है। और जो इन्होंने इसका रिप्लेसमेंट किया रिचर्ड, ये बेसिकली इंग्लैंड के फास्ट बॉलर है। और जल्मी जो है ना वो एक फास्ट बॉलर लैक कर रही थी, जो एक एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर हो, जो जिस तरह अब उनके पास जो वहाब रियाज था, लेकिन वहाब रियाज अब जाके बीपीएल में परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, वरना उसके अलावा कोई उन्होंने कोई क्रिकेट नहीं खेली। तो रिचर्ड ग्लीसन इंग्लैंड के अच्छे फास्ट बॉलर है, और उन्होंने इंडिया के खिलाफ भी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी थी। लेकिन पावल का रिप्लेसमेंट तो नहीं बनता। पावल तो एक अटैकिंग बैट्समैन है। तो ये है कि उन्होंने पावल को, अगर उन्होंने कहा अगर पावल नहीं है तो उसकी सूरत में अगर हम कोई रिप्लेसमेंट लें, तो उस लिहाज से उन्होंने ग्लीसन को ले लिया।
लेकिन अगर सही बात करूं तो पावल जो है वो अगर जाएंगे तो जलमी को इफेक्ट जरूर पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि इफेक्ट ना पड़े। चलें जी, ये तो हो गए जी पावल और ग्लीसन। और नेक्स्ट जो पिक जिसकी बात कर रहे हैं वो है डेविड मिलर। डेविड मिलर तो खैर वो जैसे वो एक रेफ्रिजरेटर की बात होती थी ना कि नाम ही काफ़ी है। मुल्तान सुल्तान को जब वो नसीम शाह नहीं मिला तो उन्होंने फिर सबसे पहला नाम जो उन्होंने सेलेक्ट किया वो डेविड मिलर का था। और फिर उनकी एवरेज क्या, ओडीआई में क्या। अब जैसे कि अब रीसेंट फॉर्म की हम बात करें, मैं अगर ये लोगों को दिखा सकूं, ये मैं स्क्रीन शेयर किया। अब साउथ अफ्रीका में 58 नॉट आउट, फिर 53, फिर 37 नॉट आउट, 28 नॉट आउट, 26। और ये अगर स्ट्राइक रेट भी अगर यहाँ लिखा होता तो आपको आइडिया होता कि किस किस्म के इम्पैक्टफुल प्लेयर हैं। तो इसका रिप्लेसमेंट जो मिला है, जाहिर सी बात है साउथ अफ्रीका की बीच में ईपीएसएल की ड्यूरिंग सीरीज़ होगी, वो इजहारुल हक लिया है। इजहारुल हक की भी थोड़ा सा मैं आपको एक रीसेंट फॉर्म से रिलेटेड दिखा देते हैं, फिर मती से जानेंगे कि ये जाहिर सी बात है उसका तो कोई नेमुल बदल नहीं हो सकता। खैर उस उनको तो पिछले 5 मैचों में 4 दफ़ा बारी नहीं मिली, और एक जिसमें बारी मिली उसमें भी उनका एक रन ही है। और बॉलिंग में एक में विकेटलेस रहे हैं जो लास्ट मैच खेला है 28 जनवरी को, और बाकी सब में एक एक विकेट ली है, सिवाय सेकंड लास्ट मैच के जो कि 1 जैन को हुआ था, जिसमें उनको 38 रन पड़े थे। जी मती। अनस, अगर मिलर की बात करें तो बात ही करना फजूल है, क्योंकि आपने खुद ही कह दिया नाम ही काफी। और सबसे बड़ी बात, अभी जो लास्ट मैच हुआ है इंग्लैंड के खिलाफ, जो मिलर ने जिस तरह की अटैकिंग इनिंग्स करी और मैच जिताया टीम को, साउथ अफ्रीका को मैच फिनिश इनिंग खेली, तो मिलर का तो यानी कि नाम ही काफी है, वो वाली बात है। और रिप्लेसमेंट जो है जारुल हक हैं, तो इनका मैं बताता, जो मैंने इस पर भी थोड़ा सा देखा था, तो ये अफगानिस्तान के स्पिनर और अंडर 19 वर्ल्ड कप में इस प्लेयर ने बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंसेज दी थी। और मुल्तान की आपको पता है कि टीम वर्क बड़ा स्ट्रांग होता है, वो हर एक प्लेयर पर बड़ी स्टडी करते हैं। तो इस लिहाज से अगर मैं बात करूं तो इजहारुल हक जो है वो इनका रिप्लेसमेंट, उस मिलर की रिप्लेसमेंट तो कोई नहीं है। लेकिन अगर उनको स्पिन डिपार्टमेंट में बात करूं तो ये इजहारुल हक इनको आगे जाके फ्यूचर में भी पीएसएल में बड़ा काम आ सकता है, क्योंकि इसकी मैंने बॉलिंग देखी है, बड़ी जबरदस्त और बड़ी शानदार बॉलिंग थी। तो इस लिहाज से मुझे लगता है इजहारुल हक जो है वो फ्यूचर में इनको फायदा दे सकता है। अभी मिलर के प्लेसमेंट में तो फायदा कम से कम इतना नहीं देगा, लेकिन फ्यूचर में इनको फायदा देगा। चले मतीन, ये आप फ़ोन लें तब तक मैं आपको ये बताता हूँ नेक्स्ट रिप्लेसमेंट के बारे में, मैं ऑडियंस के साथ करता हूँ, आप इसको फ़ोन को ले लें। और तब तक जो है मैं आपको नेक्स्ट रिप्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं, वो है राशिद खान। उसको रिप्लेस किया है सैम बिलिंग्स। अफ़गानिस्तान की बीच में सीरीज़ आ रही है तो उसको रिप्लेस करेंगे सैम बिलिंग्स। तो खैर राशिद खान की अगर हम रीसेंट फॉर्म की बात करें, तो रीसेंट फॉर्म जो है, ये पेज लोड होता है, मैं साथ ऑडियंस से इसको शेयर करता रहता हूँ। जी, ये राशिद खान। खैर इस टाइम दुनिया का अगर कोई टॉप स्पिनर मौजूद है इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग ऑलराउंडर, तो वो राशिद खान ही है। कोई भी ऑपोजिशन इनका दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कुछ भी नहीं पकड़ पाती। और इनका एक्शन इतना स्विफ्ट है कि जो भी गेंद करते हैं वो फ्लाइट भी डिलीवरी कर सकते हैं, और साथ ही साथ वो क्विकर वन भी अपनी फिंगर्स का जो म्यूजिशियन वाली बात है, और जिसकी वजह से इनका एक नाम और एक मयार है, वो यही है कि फिंगर्स के साथ जब आप स्पिन करते हो तो आपका कोई वीक पॉइंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने सईद अजमल की इंटरव्यूज़ देखे हो, तो एक पॉइंट पे उनकी एक जो अंगूठा था ना, उससे आइडेंटिफाई हो जाता था कि वो दूसरा करा रहे हैं। तो राशिद खान की वर्ल्ड क्लास यही है कि उनकी जितनी भी वेरिएशंस उनके पास हैं, तो उनका जो बैट्समैन है ना वो बड़ा मुश्किल है पढ़ना उसके लिए। तो खैर ये इसकी रीसेंट फॉर्म है 3-1। खैर राशिद खान की तो फॉर्म पे डिस्कस करना फजूल है, हम डायरेक्ट ही सैम बिलिंग्स पे चलते हैं। और सैम बिलिंग्स की रीसेंट फॉर्म, क्योंकि वो उनका कंपैरिजन है। अच्छा जी, उन्होंने 7 स्कोर बनाए, 25 स्कोर बनाए, 1 स्कोर बनाया, और 3 स्कोर बनाए। तो ये और बाकी विकेट जो है उनकी कोई एज सच इस तरह रही है, 1 विकेट, 2-1-1। तो इसके बारे में मती क्या कहोगे? असल में अनस, जो मैंने ये देखा ना, टीमों ने ये किया है कि रिप्लेसमेंट के वक्त उन्होंने ये किया कि जो हमारी टीम में किसी चीज की कमी है तो हम उसको पूरा करते हैं। क्योंकि जिस तरह आप मिसाल के तौर पे रिचर्ड ग्लिसन और रूबमन पावल, वो फास्ट बॉलर है, एक बैट्समैन है। फिर हमने इसी तरह मुल्तान में देखा कि इजहारुल हक और मिलर, वो बैट्समैन है, वो स्पिनर है। और इसी तरह आप इधर भी नजर आया राशिद खान और सैम बिलिंग के। राशिद खान जो है वो ऑलराउंडर है,
और सैम बिलिंग प्रॉपर बैट्समैन है। लेकिन राशिद खान की तो बात ही करना फजूल है, जो उन्होंने लाहौर कलंदर के लिए किया, बल्कि दुनिया की क्रिकेट में जो किया वो तो ठीक है। सैम बिलिंग ये है कि लाहौर कलंदर के लिए एक बेनिफिट जरूर है, क्योंकि वो बैटिंग अच्छी करते हैं, और इंग्लैंड की तरफ से वो है, वो इस टाइम इंग्लैंड की टीम में भी आने वाले थे, आ चुके थे। तो इस टाइम इंग्लैंड की प्रॉपर टीम में, और सैम बिलिंग अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। तो लाहौर की बैटिंग को थोड़ा एज मिल जाएगा अगर राशिद खान जाते हैं। तो वैसे तो राशिद खान अगर लाहौर के लिए खेले तो यही सबसे बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि लाहौर की बॉलिंग भी बहुत स्ट्रांग हो जाती है राशिद खान के होने से। राशिद खान के जाने से लाहौर की बॉलिंग को नुकसान होगा, लेकिन बैटिंग को थोड़ा बहुत फायदा होगा, इतना नहीं। तो रिप्लेसमेंट मुझे ये लग रहा है कि टीमों को नुकसान ज्यादा देंगी जिस टाइम इनके मेन प्लेयर्स जाएंगे। चलें जी, हम नेक्स्ट बात करते हैं अब, क्योंकि टाइम जो है वो मीटिंग का हमारा जो है पेड वर्जन नहीं है जूम का, तो हम फटाफट करते हैं ताकि मती को भी हम इजाज़त दे सकें। उन्होंने भी ज़ाहिर है अपने ऑफिस वगैरह जाना है। तो एलेक्स हेल को रिप्लेस किया टाइल मिल्स इस्लामाबाद, और गुरबाज की एटिक्सन। तो स्टार्ट्स में एलेक्स हेल का तो ये न्यूज़ आई है, ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि वो फुली अवेलेबल होंगे, वो इंग्लैंड के लिए नहीं जा रहे, ये एक न्यूज़ चल रही थी। इस बारे में भी मती से हम पूछेंगे। और दूसरा चीज़ जो है, किधर गया, इनको रिप्लेस किया है टाइमल मिल्स ने। तो इसके बारे में भी मैं स्टैट्स जो है वो शेयर करता हूँ। एलेक्स हेल्स का तो हमें सबको ही आइडिया है, उनके बारे में स्टैट्स की बात करने की ज़रूरत नहीं है कि उनका क्या इम्पैक्ट है और उनकी प्रेजेंस से ही कितना टीम के ऊपर इफेक्ट पड़ जाता है। टाइमल मिल्स का ये है कि लास्ट 5 मैचों में एक में 0 है, एक में 7 है, एक में 5 नॉट आउट है। बट बॉलिंग वाइज उनकी 1 विकेट, 0 विकेट्स, 1 फॉर 35, 2 फॉर 22, 3 फॉर 30। तो पहले इसकी कर ले मती, फिर हम नेक्स्ट वाले मूव ऑन करते हैं। अनस अगर इस्लामाबाद की बात करें तो एलेक्स हेल्स तो उनको बहुत बड़ा बेनिफिट है, और इस्लामाबाद की टीम जो है वो ऐसे लगता है जैसे हर साल एक ही टीम लग रही है, क्योंकि उनके पास मुनरो भी, एलेक्स हेल्स भी, स्टिलिंग भी, एक ही टीम उनकी चलती है, और वो उनको बड़ा बेनिफिट भी देती है। तो इसलिए से एलेक्स हेल्स तो उनको फायदा देंगे। और टिमल एलेक्स हेल्स, अगर पहली बात तो एलेक्स हेल्स फुली अवेलेबल है, जो इतलात आई है वो आपने बता दी। तो अगर एलेक्स हेल्स चले जाते हैं तो टिमल मिल्स के आने से कोई उनको इतना फायदा नहीं होगा उनकी बॉलिंग को, क्योंकि टिमल मिल्स भी कोई इतनी कोई रिसेंट फॉर्म कोई इतनी मुझे नहीं अच्छी लगी। तो उस लिहाज से जो है एलेक्स सेल्स का जाना इस्लामाबाद को बड़ा झटका देगा। और गुरबाज की रिप्लेसमेंट है नेक्स्ट, जो हमारी पिक है वो है गुरबाज रिप्लेस कर रहे हैं एटिक्सन। एटिक्सन जो है, गुरबाज अफगानिस्तान के बड़े एक्सक्लूसिव बैट्समैन है और रिसेंटली खेल भी बड़ा अच्छा रहे थे। नहीं, बॉलिंग वाइज उन्होंने बड़ा अच्छा डिसेंटली परफॉर्म किया। उनके लास्ट 5 मैचों में हर मैच में 1 विकेट है और एक मैच में 2 विकेट्स हैं। तो ये कैसी एटकिंसन की। नहीं नहीं, ये मैं आपको गुरबाज की बात कर रहा हूँ। गुरबाज तो विकेट सॉरी कीपर सॉरी, नहीं है। एटिक्सन की बात कर रहा हूँ, एटिक्सन की बात कर रहा एटिक्सन। हूँ जी। तो गुरबाज की अगर अगर बात करें तो गुरबाज तो इसलिए अफगानिस्तान के इस टाइम बड़े जबरदस्त विकेट कीपर, और इस्लामाबाद को भी बड़ा एडवांटेज है गुरबाज के होने से, क्योंकि उनका ऊपर बहुत स्ट्रांग हो जाता है। अगर मुनरो फॉर्म में नहीं है तो गुरबाज का होना उनको बड़ा बेनिफिट है। और एटिक्सन का इतना मुझे आइडिया भी नहीं है, और मुझे लग रहा है कि गुरबाज अगर जाता है तो ये भी इस्लामाबाद को जो है वो नुकसान दे देगा। एटिक्सन का तो कोई इतना कोई मेन बॉलर नहीं है ना, इनका कभी इतना सुना है। तो अब यहाँ तो ये कोई सरप्राइज पिक ही लग रही है, या फिर ये नुकसान ही होगा, इतना ज्यादा नहीं फायदा है। अच्छा, अब हम सप्लीमेंट्री के जो प्लेटिनियम कैटेगरी के प्लेयर्स हैं, जो अच्छा, इसमें भी ये मैं बताता चलूँ कि ये फिक्स नहीं है कि ये प्लेटिनियम के लिए खेलेंगे, क्योंकि जब सप्लीमेंट्री में आप लेते हो तो उसमें आपकी अवेलेबिलिटी बड़ी एक वो है कि आप कब अवेलेबल हो। फॉर एग्जांपल मैं मोइन अली की बात करता हूँ। मोइन अली अगर ज़्यादातर अवेलेबल ना हुए तो उनकी फिर प्लेटिनियम कैटेगरी नहीं रहेगी। इसी तरह टॉम करन है, मार्टिन गुप्टल है। अब जैसे कैरॉन पोलार्ड, मुल्तान ने अभी रिसेंट जो सप्लीमेंट्री ड्राफ्ट के अंदर कैरॉन पोलार्ड को लिया है, तो ही इज़ फुली अवेलेबल। उन्होंने पोस्ट भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे दी थी। तो ये जो लिस्ट ऑफ प्लेयर्स हैं, जिस पे इस पे थ्रू सारों पे ही आप मती आहिस्ता आहिस्ता बात कर लो। जी मती, आप कह रहे थे जिमी नीशम के बारे में। नीशम, कैरॉन पोलार्ड, फिर जॉर्डन कॉक्स, तबरेज शमसी, मोइन अली, टॉम करन, मार्टिन गुप्टिल के बारे में। यार अगर सप्लीमेंट्री की अगर एनएस में पिक्स की बात करूं तो ओवरऑल अगर बात करें तो जिस तरह जिमी निशम पिक किया है, कैरन पुलार्ड पिक किया है, इसके अलावा मार्टिन गप्टिल पिक किया है, तो ये बड़ी पिक्स हैं और ये इनको फायदा देंगी। और कोशिश तौर पर लाहौर ने जो पिक किया है जॉर्डन कॉक्स, वो तो बहुत ही सरप्राइजिंग है, क्योंकि उनका पास एक ही विकेट कीपर है और वो जॉर्डन कॉक्स है, और उसका कोई इतना नाम भी नहीं है। तो अब ये पता नहीं कितना फायदा देगी लाहौर कलंदर की। एक बात है कि ये ऐसे प्लेयर्स लाते हैं जिनका इतना नाम नहीं होता और बाद में वो छा जाते हैं, जैसे हैरी ब्रूक लेकर आए और फिर इंग्लैंड की तरफ से हमने खेलता देखा। इसी तरह टीम डेविड भी सबसे पहले लाहौर कलंदर में आए थे,
और अब जॉर्डन कॉक्स लेकर आए हैं, अब देखते हैं ये क्या करते हैं। और है भी सब ये जॉर्डन कॉक्स जो है इसका एक नाम भी है, तो देखते हैं क्या फायदा देते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो कैरन पोलार्ड जो है वो बहुत बड़ी पिक है मुल्तान सुल्तान की। और फिर जिमी निशम भी जलमी को फायदा देंगे, इसी तरह मोइन अली जो है वो इस्लामाबाद के पास है। तो ये सारी पिक्स हैं जो तमाम टीमों को फायदा जरूर देंगी। अच्छा, इन सारों में जो सप्लीमेंट्री में है आपको, केरन पोलार्ड का तो खैर अनाउंस ही हो गया ना कि ये तो फुली अवेलेबल है। तो बाकी ये जिमी नीशम, जॉर्डन कॉक्स, तबरेज शमसी, मोइन अली, टॉम करन और मार्टिन गुप्टल में से किस किस की सीरीज़ है? साउथ अफ्रीका की सीरीज़ है, तबरेज शमसी जा रहा है, और मोइन अली मेरे ख्याल इंग्लैंड की भी बीच में सीरीज़ है। तो मोइन अली और ये अच्छा, तबरेज शमसी कैसे? तबरेज शमसी तो फुली अवेलेबल नहीं होंगे, क्योंकि इन्होंने तो साउथ अफ्रीका जाएंगे। मोइन हम्म। अली का अब कंफर्म नहीं है, क्योंकि मोइन अली जो है वो टेस्ट से मोइन अली ने रिटायरमेंट ले लिया। तो अब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया और नहीं, मोइन अली मेरा ख्याल है जाएगा। मोइन अली भी अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि इंग्लैंड की ओडीआई सीरीज होगी। तो हम्म। मुझे जो लगता है जो अवेलेबल है वो पुलार्ड है। इसके अलावा गप्टिल अवेलेबल होगा, क्योंकि वो गप्टिल न्यूजीलैंड की तरफ से है। और इसके अलावा जॉर्डन कॉक्स भी जो है वो इंटरनेशनल किसी टीम से नहीं खेलते, तो वो भी अवेलेबल होंगे। और और जिमी नीशम का भी कंफर्म नहीं है, क्योंकि अगर वो न्यूजीलैंड ने उनको पिक कर लिया तो जिमी नीशम भी फिर अवेलेबल उस तरह नहीं होंगे। और वो जो तो ये कुछ प्लेयर्स हैं। 50 करोड़ के वो जो सामी है, उसका जो छोटा भाई है, उसका क्या, टॉम करन? टॉम करन जो है वो अवेलेबल, वो भी इंग्लैंड की स्क्वाड में अगर आ गया तो वो भी नहीं खेलेगा, क्योंकि अगर इंग्लैंड वैसे जोफ्रा आर्चर आ गया तो शायद टॉम करन ना हो। लेकिन अगर जो आ गया तो वो भी फिर नहीं खेलेगा, टॉम करन भी। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप everyone enjoyed our analysis, or if you have any questions, queries, or if you want to become part of our discussion, तो हमारा एक फेसबुक ग्रुप है जो मैंने बनाया है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम फैंस के नाम से। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, सो यू कैन ज्वाइन इफ़ यू वांट टू डू एनालिसिस, हैव डिस्कशंस, और किसी किस्म का क्वेश्चन हो पीएसएल के ऊपर, वहाँ प्रडिक्शंस भी होंगी। तो शुगल मेला फैंस के साथ इंटरेक्शन भी होगा। तो अगर आप वीडियो का पार्ट बनना चाहते हैं तो तब भी आप वो फेसबुक ग्रुप पे ज्वाइन करें और आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो वहाँ मती भी हैं और भी मेरे काफ़ी ज़्यादा दोस्त हैं, जितने भी क्रिकेट एंथुजियस्ट हैं, यू ऑल आर वेलकम टू ज्वाइन। सो बस फाइनल वर्ड्स लेते हैं मती से। थैंक यू सो मच मती, आप आए और आपने टाइम दिया इतना। तो बस फाइनल वर्ड्स मती से लिखते हैं और फिर वीडियो को कंक्लूड करते हैं। तो अनस, आपका मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मुझे इनवाइट किया, तो और आपने बड़ी मेहनत की है इसके लिए जिस तरह आपने किया है। तो मुझे पूरा यकीन है कि आप जो है वो इंशाल्लाह इस पे कामयाब भी होगे। और आपका शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया है, तो मैं आपका बड़ा शुक्रिया अदा करूंगा। थैंक यू सो मच मती, जज़ाकल्ला खैर। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू।